बंगाल से जो रिपोर्ट्स आई काफी भयावह थी, जिनमें ये बताया गया कि इलेक्शन जीतने के बाद जो भी वहां इलेक्शन का रिजल्ट आया तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में गया। उसके बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा का एक भयावह दौर शुरू हुआ, जिसमें लगातार लेफ्ट के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के मारा गया। और राज्यपाल जो कि वहां के हैं, उन्होंने ये जानकारी दी कि कुछ लोगों ने उनसे शिकायत की है कि धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे भी परिवार रहे जो अपने घरों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। और एक जो रेप की खबर आई, जिसकी कुछ लोगों ने पुष्टि की, कुछ लोगों ने पुष्टि नहीं भी की, कि जो की जो एजेंट थी, एक महिला थी, उनके साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। करेक्ट। पूरा जो घटनाक्रम रहा, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी ये सवाल कर रहे हैं, और विरोधी तो खैर कर ही रहे हैं, कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उससे कैसे उम्मीद की जाए कि वो देश और राष्ट्र की सुरक्षा करेगी और बाकी चीजों से हमें बचाएगी, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को मौत के मुहाने में छोड़ करके चलिए सारे बड़े लीडर्स चले आए, कि किसी ने सुध नहीं ली। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो बंगाल के विषय पर आपको बोलना चाहूंगा। जो 2 मई से ही जैसे ही नतीजे आने लगे, तो नतीजे जब आ भी रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के या जिन लोगों ने टीएमसी को समर्थन नहीं दिया, चाहे वो लेफ्ट के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हो, उन पर हमले का दौर और सिलसिला शुरू हो गया। आरामबाग दफ्तर पे आग लगाई गई, फिर बूथ लेवल लोगों को मारा गया, और कुल मिलाकर कम से कम मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, खासकर कुछ चुनिंदा इलाके, और वीडियोस भी सामने आए, पीछे खेला ओबे गाना बज रहा है, घर को लूटा जा रहा है, दफ्तर को लूटा जा रहा है, दुकान को तोड़ा जा रहा है, आगजनी की जा रही है, अभिजीत सरकार और शोभा मंडल और कई लोगों को मार दिया गया। ये सारी चीजें हुई। तो सबसे पहले सवाल ये भी पैदा होता है कि जो लोग, एक हमारे देश में प्रबुद्ध वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, जो कहता है कि देश में फासिज्म आ रहा है, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, देश में बोलने की आजादी नहीं है, वो लोग, अवार्ड वापसी वाले लोग, वो पूरी तरह से शांत रहे। लिंचिंग के नाम पर लंबे लंबे पत्र लिखने वाले, जय श्री राम को युद्ध घोष कहने वाले, यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिया का झंडा लेकर भागने वाले, ये तमाम मंडली के लोग ये चुप थे। जैसे कि बंगाल में जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस और लेफ्ट के लिए भी वोट कर रहे थे, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग थे, उनके जैसे कोई मानव अधिकार नहीं। अब उसमें एक और चीज निकल कर आई कि चिन्हित करके विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भी मारा गया, हिंदुओं को चिन्हित करके भी मारा गया, और वो कई लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा और आना पड़ा असम में, धुबरी के इलाके में। वहां पर उनके लिए व्यवस्थाएं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अब मुख्यमंत्री है, उन्होंने की। उसके बाद आपने देखा होगा कि तुरंत, जबकि इस पूरी मंडली की शांति बनी हुई थी, कम से कम लेफ्ट के नेताओं ने एक आध ट्वीट किए। कांग्रेस का लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं को तो अपने हाल पर उन्होंने छोड़ दिया कि आप लोग देख लो, राहुल गांधी तो कांग्रेचुलेट कर रहे थे ममता बनर्जी को। उसके उलट अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तुरंत अगले दिन वो बंगाल पहुंचा। वहां पर उन्होंने, जैसे ममता बनर्जी स्वेरिंग इन कर रही थी, उन्होंने एक दूसरी स्वेरिंग इन की, एक शपथ लिया कि वहां पर कानून का राज कायम किया जाएगा, और कानून के राज के खिलाफ जो चल रहा है उसके खिलाफ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक बंद आयोजित किया। वहां पर आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब ने तुरंत वहां पर संज्ञान लेते हुए डीजीपी से बात की, और गवर्नर केंद्र के राष्ट्रपति जी के और केंद्र सरकार के आदेशानुसार ही वो अपनी कई सारी कार्यवाही करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में अब लगातार एक सिलसिला चल रहा है, पर केंद्र ने केवल यही नहीं, होम मिनिस्ट्री की एक टीम को भी तुरंत वहां पर भिजवा दिया, और वो ही होम मिनिस्ट्री की टीम कई जगहों पर गई, शोभा रानी मंडल से लेकर अभिजीत सरकार, जो जो लोग इसका खामियाजा भुगते हैं, उनके घर गई, जो लोगों को पलायन करना पड़ा उनके पास गई, और उनकी तमाम रिपोर्टें कायम, एक रिपोर्ट तैयार की। और उस रिपोर्ट के आधार पर बार बार केंद्र की सरकार राज्य की सरकार से कह रही है कि आप हमें बताइए कि क्या कार्रवाइयां हुई, पर राज्य की सरकार जवाब नहीं दे रही। मैं आपको यह घटनाक्रम इसलिए बता रहा हूं,
कुछ लोग सोच रहे थे कि तुरंत राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा सकता। जी बिल्कुल। राष्ट्रपति शासन जो है 356, ये ऐसे नहीं लग सकता। आज हम उस दौर में भी नहीं है जो इंदिरा गांधी और नेहरू का दौर था, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से, और कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसमें कई बार गलत तरीके से लगने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश है कि किस तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, और यदि उसको फॉलो नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति शासन को खारिज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने चाहा, अमित शाह ने चाहा तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अपनी मंजूरी दे देगा। अगर उसमें एक भी त्रुटि, एक भी चीज उसमें गलत पाई जाती है तो उस पे 356 हट सकता है, और अगर ऐसा होता है फिर उसका परिणाम क्या होगा आप और मैं दोनों जानते हैं। इसलिए एक आपको एक केस फाइल बनानी होती है, आपको एक प्रेसिडेंट बनाना होता है कि बार बार वो जो राज्य की सरकार है वो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में विफल होती नजर आ रही है, संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने में विफल नजर आ रही है। और इसीलिए होम मिनिस्ट्री की टीम को भेजकर रिपोर्ट बनाना, गवर्नर से इन चीजों का पालन करवाना, और अगर नहीं होता है तो गवर्नर की रिपोर्ट तैयार करवाना, ये सारी संवैधानिक प्रक्रियाएं की जा रही। पर केवल यहां पर नहीं बात रुकी। आप एक चीज मुझे बताइए, सीबीआई पहुंची, नारदा स्कैम रुका नहीं ना, नारदा स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई पहुंची। ममता बनर्जी ने चाहे जो ड्रामा किया हो, लोअर कोर्ट से बेल मिल गई हो, स्टे ऑर्डर आया ना उनके, जेल आज भी वो लोग जेल में है ना। मैं ये नहीं कह रहा दोनों चीजों का कनेक्शन है, मैं ये कतई नहीं कह रहा, और उसको लेना भी मत उस तरीके से, परंतु जो लोग कह रहे हैं कि एक्टिव नहीं है, मुझे आप बताइए, राहुल गांधी तो कंबल में कहीं पर कंबल ओढ़कर बैठा है, अपने कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह में छोड़ दिया है उसने, पर यहाँ पर 2.5 करोड़ जनता जिसका एक पर्सपेक्टिव था कि हमें टीएमसी नहीं चाहिए, उनके लिए आज एकमात्र जो लोग खड़े हुए हैं, या जो एक पार्टी खड़ी हुई है, या जो एक व्यवस्था खड़ी हुई है, वो किसकी व्यवस्था है? वो केंद्र सरकार की व्यवस्था है, वो नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया गया, पर आप ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाइयां हुई। अब टूल किट का देख लीजिए, टूल किट का भी सच सामने आ गया ना, टूल किट का सामने सच आ गया ना। ये 4-5 दिनों में आप देखिए ना, बेल कैंसिल हो, बेल पे स्टे लग जाता है, वो तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट ने खुद देखा कि ममता बनर्जी और उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस पर फिर से हमला हो रहा है, पर बेल स्टे लग जाता है, पार्टी बुलंद तरीके से आवाज उठाती है, टूल किट का पर्दाफाश होता है, और कोई भी लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाती। ये आपके सामने है। फिर भी कुछ लोगों को लग सकता है, और उनका अधिकार है कि ज्यादा होना चाहिए था, परंतु ये भी हुआ है। लेकिन लेकिन सजाद जी, एक सवाल तो बनता है ना कि जो पलायन, जिस पलायन की बात हम 1990 में करते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने पलायन कर लिया था क्योंकि हिंसा का स्तर जो था इतना बढ़ गया था, वही कुछ दृश्य बंगाल में भी देखने को मिले कि लोग पलायन कर रहे हैं। समस्या हिंसा और समस्या टकराव नहीं है, समस्या ये है कि जो लोग अपने घर बार को छोड़ करके दूसरी स्टेट्स में जा रहे हैं, क्या वो उतना ही गरिमामय जीवन वहां जी पाएंगे जितना वो अपने घरों पे रहते हुए जी पा रहे थे? तो समस्या पलायन का उनके लिए क्या कर रही है सरकारें? ये जो जिन पार्टियों को समर्थक है वो पार्टियां उनके लिए क्या कर रही है? क्या उतने ही दमखम के साथ आज भी वहां खड़ी हैं जितने दमखम के साथ इलेक्शन के दौरान खड़ी थी, या फिर सिर्फ ऊपरी ऊपरी कार्रवाई होती हुई दिख रही है, ग्राउंड लेवल पे उसका कोई असर नहीं हो रहा? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि इस तरीके की राजनीति करके आप हजारों लाखों लोगों को, केवल क्योंकि उनकी वैचारिक उनकी विचारधारा अलग है, या वो एक संप्रदाय से हैं, तो आप उनको प्रताड़ित करके पलायन उनका करवा देंगे। देखिए, पलायन हमारे देश में कई बार हुए हैं, कश्मीर में भी पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, और कई लोगों ने कई सवाल उठाए, और आज भी ये पलायन हो रहा है। पर जिनको भी ये गलतफहमी है कि लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा और राजनीतिक और सामाजिक रूप से इसका कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, तो वो केवल यही सोच ले और गांठ बांध ले मन में कि कश्मीर में जो पलायन हुआ उसमें कई सालों तक कुछ लोगों ने कोई कुछ नहीं कहा, पर एक समय आया 370 हट गया। एक समय आया कि अब वो 370 हटने के बाद आतंकवाद पे किस तरीके से कार्रवाई हुई है वो आपके और मेरे सामने है, और किस तरीके से जो लाल किले और लाल चौक के बीच का फासला था उसको कम करने के लिए जो चीजें पहले 35 और 370 की दीवार खड़ी थी उसको ध्वस्त किया गया। तो वो भी एक 70 साल का, जब एक 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 दीवार को तोड़कर
वहां की दूरियां मिटाई जा सकती है। तो अब अगर बंगाल में भी कुछ लोग ये समझते हैं कि वहां पर वो पलायन कराएंगे, प्रताड़ित करेंगे विचारधारा के नाम पर, तो बंगाल में तो ये प्रोसेस को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर देखिए 2.5 करोड़ लोगों के साथ जो अन्याय किया गया, आज बंगाल का एक एक व्यक्ति वो देख रहा है, और बंगाल के एक एक व्यक्ति ने देख लिया है, समझ लिया है कि कितनी बड़ी गलती हो गई है। और मुझे लगता है कि इसमें 70 साल नहीं, मुझे लगता है कुछ महीनों की बात है, अगर ये सरकार, बंगाल की सरकार, जो लोग जिनका पलायन हुआ है उनको सम्मानजनक तरीके से वापस नहीं लाती, उनका, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, जो उनके साथ, उनके ऊपर जो हमला हुआ है, उसको अगर ठीक नहीं करती, तो इसका बहुत ही जल्द जवाब राजनीतिक रूप से मिलेगा। या आप इसके बारे में आश्वस्त रहिए, क्योंकि जो कल तक 2.5 करोड़ लोग थे, वो फिर 10 करोड़ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सवाल तो यहाँ पे जरूर बनता है कि प्रधानमंत्री जी की चुप्पी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री जी जो एक एक्ट्रेस जो कि शबाना आजमी के एक एक्सीडेंट पे संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी जो हर छोटी सी छोटी घटना को देश के समक्ष रखते हैं अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से, वो प्रधानमंत्री जी बंगाल में इतना कुछ हुआ और उनकी तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई, उनकी तरफ से कोई संवेदना व्यक्त नहीं की गई, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या है कि आप अपने मारे जा रहे, भगाए जा रहे कार्यकर्ताओं के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त कर पा रहे। जब केंद्र की सरकार ने संज्ञान लेते हुए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी सही नहीं है, प्रधानमंत्री ने गवर्नर साहब को फोन करके वहां की मौजूदा स्थिति का पूरा ब्यौरा उन्होंने लिया और उसके बाद दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत ही केंद्र की गृह मंत्रालय ने अपनी एक टीम को वहां पर भेजा। और आप पिछले 15-20 साल में चुनाव होते ही, चुनाव में ऐसी स्थिति बन जाती है, चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है और उसमें केंद्र का इतना बड़ा हस्तक्षेप होता है कि खुद प्रधानमंत्री गवर्नर से चर्चा करके वहां की रिपोर्ट मंगवाए और केंद्र की टीम को डिस्पैच करे, फैक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उसको असेस करने के लिए, अपनी असम की सरकार को कहकर वहां पे पलायन हुए लोगों का वहां पे व्यवस्था करने की आदेश भेज दे। ये कितने केसेस में पिछले 15-20 सालों में हुआ है या पिछले 40 सालों में हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पर प्रधानमंत्री निष्क्रिय रहे, प्रधानमंत्री ने कुछ किया नहीं, ये बिल्कुल ही गलत तथ्य है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री के कहने पर और उनकी बातचीत के आधार पर ही जो आज एक्शन आप देख रहे हैं गवर्नर ले रहा है, या जो एक्शन आप देख रहे हैं गृह मंत्री ले रहा है, या जो आप एक्शन देख रहे हैं राजनीतिक रूप से बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इकाई ले रही है, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री ही ड्राइव कर रहे हैं। पर मेरा सवाल आपसे दूसरा है, मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बोलकर करे या प्रधानमंत्री करे? क्या उन्होंने आपको बोला था 370 हटेगा? क्या प्रधानमंत्री ने आपको तारीख लिखवाई थी कि राम मंदिर का होगा? क्या प्रधानमंत्री ने ये बोला था 3 तलाक पे कि ये होगा? देखिए ऐसा है, मुझे बड़ा गर्व है कि प्रधानमंत्री वैसे तो मन की बात करते हैं, हर दूसरे हफ्ते रेडियो पर करते हैं, वो आम चर्चा होती है मन की बात, जो चीजें हमारे आमतौर पर होती है वो चर्चाएं करते हैं प्रधानमंत्री मन की बात। पर जब काम की बात होती है ना, मुझे गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जो काम की बात होती है वो निर्णय लेकर निर्णय को पार करवा देते हैं, वो किसी को बताते नहीं है कि ये होना है, ये होगा, हो जाता है। और मुझे बड़ी उम्मीद है और मुझे विश्वास है पास्ट रिकॉर्ड देखकर कि जैसे 370 हो गया, जैसे 3 तलाक हट गया, जैसे 3 तलाक पर कानून बन गया, और जैसे राम मंदिर का भी जो सारा है आपके सामने है, उसी तरीके से जब करना होगा तो वो होगा, वो अनाउंस नहीं होगा। Namaste. We hope you enjoyed this Chitti Media content. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.